देखेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण की दैत व्यवहार। इसको कॉपी में लिख लेंगे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का दैत व्यवहार क्या होता है। यहाँ बताया गया है कि जो विकिरण होता है उसमें विवर्तन, व्यतिकरण, परिघटना की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यहाँ जो हमें बताना है कि दैत व्यवहार मतलब प्रकाश का दैत व्यवहार, प्रकाश के कण और तरंग एक जैसे गुण होते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ये हमारा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण की दैत व्यवहार। उसके बाद ये लिखेंगे हम लोग कि अन्योन्य क्रिया जब ये कण जैसे गुण व्यक्त करता है, जब विकिरण का संचरण होता है तब एक तरंग जैसे गुण व्यतिकरण और विवर्तन दर्शाता है। द्रव्य और विकिरण की प्रचलित धाराओं को देखते हुए संकलन एकदम नई थी, लोगों के इसे स्वीकार करने में काफ़ी समय लगा। जैसे आप देखेंगे कुछ सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन भी तरंग वाला दैत व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देख लेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल हमारा ये है, लिखा हुआ है कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। कहने मतलब ई निकालेंगे और हमारा ई बराबर क्या होता है hν। ई एनर्जी है, ऊर्जा, h प्लांक कांस्टेंट है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। जबकि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। न्यू हमारा दिया हुआ है 5 × 10⁻14, तो ई बराबर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। उसके बाद इसको अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे किलो जूल प्रति मोल में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे कि 2.7 देखेंगे। 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर, एन मीन्स क्या होता है नैनोमीटर, वाली तरंगदैर्घ्य को एकवर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या की गणना कीजिए। कहने मतलब यहाँ फिर निकालेंगे बल्ब की विद्युत शक्ति 100 वाट दिया हुआ, इसको जूल सेकेंड, एक फोटॉन की ऊर्जा ई बराबर hν, जबकि न्यू हमारा जो होता है क्योंकि सी बराबर n लैम्डा मतलब म्यू लैम्डा, इसलिए न्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा ई बराबर hc/λ, h की वैल्यू रख देंगे, c हमारा क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। उसके बाद अपान लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। यहाँ हमारा नैनोमीटर था, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद आगे देख लेंगे हम लोग। निकालने के बाद देखेंगे हमारा ये आ गया कितना 4.969 × 10⁻19 जूल। फिर फोटोनों की संख्या निकालेंगे, 100 जूल पर सेकेंड से डिवाइड अपान करके जो आया वैल्यू वो रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2.012 × 10⁻20 सेकेंड। तो ये कॉपी में लगा लेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा परमाणविक स्पेक्ट्रा। हम लोग पढ़ेंगे परमाणविक स्पेक्ट्रा। ये देखेंगे क्वांटित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के लिए परमाणु, जिसको परमाणविक स्पेक्ट्रा कहते हैं। लिख लेंगे इसको कि प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे ये गुजरती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने पर प्रकाश की कण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है अथवा अपवर्तित हो जाती है। जैसे हम लोग प्रिज्म लेते हैं और उस पर व्हाइट प्रकाश की किरण जब डालते हैं तो देखते हैं कि कम तरंगदैर्घ्य की तरंग लंबी तरंगदैर्घ्य की तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है, क्योंकि साधारण सफ़ेद प्रकाश में दिस प्रकार में सभी तरंग वाली तरंग होती है। सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है का विचलन सबसे कम, और तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सफ़ेद रंग के प्रकाश को जो हमें दिखाई देता है उसके स्पेक्ट्रम का प्रास 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज के बैंगनी रंग से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के लाल रंग तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को सतत कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस सतत स्पेक्ट्रम
कहते हैं सतस, इसीलिए क्योंकि मैंगनी रंग नीले रंग में और नीले रंग हरे रंग में मिलता है। अन्य रंगों के साथ भी ऐसा होता है। जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है तब भी ऐसा ही स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो हम लोग यहाँ तक इसको लिख लें। उसके बाद ये याद रखिए कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक बहुत छोटा भाग होता है। जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो परमाणु और अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं एवं उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी अवस्था में होते हैं। ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक अस्थायी तटस्थ अवस्था में लौटते हैं तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जित करते हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग है उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। परमाणु अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरित करके ऊर्जा दी जाती है और जब प्रतिवर्ष प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा का निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होता है। इतना लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोमिति कहते हैं। दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंग दैर्घ्य उपस्थित होता है। इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंग दैर्घ्य में सतत रूप से व्यक्त नहीं करता, पर उनसे केवल विशेष तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में व्यक्त होता है। तो ये हम लोग लिख लेंगे और इसको ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो हमारा हो गया उत्सर्जन और अवशोषण क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो वो आ जाएगा, इसी में नीचे लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रूबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम आदि तत्वों को खोज तब तक हुई जब तक उनके खनिजों का स्पेक्ट्रम विश्लेषण किया गया था। सूर्य में हीलियम तत्व की उपस्थिति भी स्पेक्ट्रम विधि द्वारा ही ज्ञात की गई थी। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर अन्य ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो विविध आवृत्तियों वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं जिन्हें उनके आविष्कारों के नाम से जाना जाता है। बामर ने प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि स्पेक्ट्रम रेखाओं को तरंग संख्या म्यू बार के रूप में व्यक्त किया जाता है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य की रेखाओं के निम्नलिखित सूत्रों द्वारा दर्शाया गया है। इस सूत्र हम लोग देख लेंगे। म्यू बार 109,677 1/2 स्क्वायर 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो देख लेंगे, जहाँ n क्या है, पूर्णांक संख्या है जिनका मान 3 या 3 से अधिक होता है, अर्थात n बराबर 3, 4, 5 होता है। इन सूत्रों को वर्णित रेखाओं को वावन श्रेणी कहा गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। स्वीडन के एक स्पेक्ट्रम वैज्ञानिक रेडवर्ग ने बताया कि हाइड्रोजन सभी श्रेणियों को रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देख लेंगे N1 और N2। इसी प्रकार जितने भी नंबर आएंगे उसी हिसाब से लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे जो R है उसी को कहते हैं, चाहे R लिखें या इसकी वैल्यू लिख दें, उसी को कहते हैं रेडवर्ग कांस्टेंट। N = 1, 2, 3 and 4। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनमें जो रेखाएं होती हैं तो लिखेंगे इसमें कि 5 वाली रेखाओं की 5 श्रेणियाँ क्रम से लाइमन, बामर, पास्कन। देख लेंगे यहाँ लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट और फुंड
श्रेणियाँ होती हैं। यहाँ पे तीनों पांचों श्रेणियों का ये बना हुआ है, लाइमैन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फंड। उसके बाद इसको हम लोग जो कलर में दिखाते हैं ये लिख लेंगे कि श्रेणियों के बारे में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल। हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, और हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। ये हम कॉपी में लिख कर राइट कर ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक्स।